नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद यानी आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 में भारतीय संविधान के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन है। आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में संघीय कार्यकारिणी के बारे में वर्णन है। अब ये संघीय कार्यकारिणी क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। आपको बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। वो देश के प्रथम नागरिक, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। अब जब बात आई है भारत के राष्ट्रपति की, तो इससे सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन को जान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति होता कौन है। ये देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना का प्रमुख होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और देश का कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। ठीक है, देश का संवैधानिक प्रमुख इसलिए कह रहा हूं कि देश का अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो देश का वास्तविक प्रमुख होता है देश का प्रधानमंत्री और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। ये भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 के बीच में भारतीय राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये कितने दिनों तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? तो मिनिमम 5 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। इसके अलावा इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इनकी सैलरी कितनी होती है? तो इनकी सैलरी होती है 5 लाख रुपए। इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इनको शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। और उनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 को उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब एक और प्रश्न, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए मिनिमम एक राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में यानी 2021 में किसे डब्ल्यूटीओ का नया महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? क्या है डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिर्देशक कौन बने हैं? तो नोजी ओकोंजो इओला। ध्यान रखिए कौन? नोजी ओकोंजो इओला को हाल ही में डब्ल्यूटीओ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए कि इस पद पर बनने वाली ये पहली महिला है और पहली अफ्रीकी नागरिक भी है। इसके पहले कौन थे इस पद पे? इसके पहले इस पद पे जो थे रोबर्टो एजुएडो थे, अर्थात नोजी ओकोंजो इओला जो है रोबर्टो एजुएडो का स्थान लेंगी। अब ये कब तक इस पद पर बनी रहेंगी? अगर 164 जो सदस्य हैं इसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ये अगर चाहे तो 2025 तक ही अपने पद पर बनी रहेगी। ध्यान रखिए कि 25 सालों के इतिहास में ओजो एवोलो जो है विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। शॉर्ट में बता दो कि विश्व व्यापार संगठन होता क्या है। अगर एक देश को दूसरे देश से व्यापार करना हो और उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने का काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 164 देश जो है उसमें शामिल है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 नाम और मिल जाते हैं, एंडी जेसी, डगलस एम्फॉप और लॉयड ऑस्टिन। ये तीनों कौन है? तीनों ही चर्चे में रहे हैं अभी। तो बता दो कि एंडी जेसी हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ बने हैं। डगलस एम्फॉप ये कौन है? डगलस एम्फॉप कौन है? ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है उनके पति हैं ये। और ये कौन है? देश के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं अमेरिका के। इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ये कौन है? अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। तो ये चारों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ष 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था?
तो सही उत्तर है वर्ष 2019 में कुल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर 2019 के बाद हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी तो 2021 चल रहा है। तो आपको बता दूं कि 2020 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, इसी कारण से लास्ट 2019 में भारत रत्न दिया गया है। इसी कारण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अब किसे किसे दिया गया? वर्ष 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका जो एक गायक है, और नानाजी देशमुख जो एक समाज सेवी है, इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में कई प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, जैसे पहली बार भारत रत्न कब दिया गया या तो पद्म पुरस्कार कब दिया गया। पहली बार 1954 को दिया गया था भारत रत्न या तो पद्म पुरस्कार। भारत रत्न आपको बता दूं कि भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह है भारत रत्न। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली बार तो ये 1954 में दिया गया था, ये तो क्लियर है, बट पहली बार किसे दिया गया था भारत रत्न, ये बार बार पूछा जाता है। तो पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर राजगोपालचारी, अंतिम गवर्नर जनरल, और सी वेंकटरमन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में। इन 3 व्यक्तियों को पहली बार जो है भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और वर्ष 2020 तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो सही उत्तर है, यह पुरस्कार दिया गया अन्ना बर्न्स को। ध्यान रखिए, उनकी किस कृति के लिए दिया गया? ये दिया गया उनकी कृति मिल्कमैन के लिए। ये कहाँ के हैं? ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, आयरलैंड के हैं। अन्ना बर्न्स और उनकी कृति मिल्कमैन के लिए उन्हें 2018 में दिया गया मैन बुकर पुरस्कार। ध्यान रखिए, कुछ और पूछा जाता है, जैसे कि 2018 में किसे दिया गया, तो अन्ना बर्न को दिया गया। 2017 में किसे दिया गया था, तो जॉर्ज स्टुअर्ट का दिया गया था। जॉर्ज संडर को उनकी कृति लिंकन इन द बार्डो के लिए, और 2016 में द सेल आउट के लिए किसको दिया गया था, पॉल बेटी को दिया गया था। और सबसे पहले 1969 में दिया गया था समथिंग टू आंसर फॉर के लिए किसको दिया गया था, पीएच न्यूबाई को दिया गया था। तो 1969 में शुरुआत हुई थी मेंस बुकर पुरस्कार की, और लास्ट दिया गया कब, 2020 में दिया गया डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को लास्ट दिया गया था उनके उपन्यास स्लगिश ब्रेन के लिए। अब खास बात क्या है कि आपको बता दो कि 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड की है मारिके लुकास, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए कि बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग है। और आपको बता दो कि ये जो मारिके लुकास है, ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की भी लेखिका बन गई है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गूगल के सीईओ कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो आपको बता दो कि गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा सत्या नाडेला भारतीय मूल के हैं, ये किसके सीईओ हैं, जल्दी बताइए फटाफट, ये किसके हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। शांतनु नारायण किसके सीईओ हैं, ये एडोबी के सीईओ हैं। और अजय पाल सिंह बंका जी किसके सीईओ हैं, तो ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। ये सारे भारतीय मूल के हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाल ही में अमेजॉन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब बात आई है गूगल की, तो गूगल का फाउंडेशन हुआ था 4 सितंबर 1998 को। देखिए, ध्यान रखिए, कैलिफोर्निया में इसका हुआ था, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट INC। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगरा शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है, इसे सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया है आगरा शहर। इसकी नींव रखी थी किसने, सिकंदर लोदी ने 1509 को रखी थी इसकी नींव। इसके बाद जो है मुगल सम्राटों ने भी इसे अपना राजधानी बनाया है आगरा को, और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए यहाँ ताजमहल का निर्माण कराया था। इसके अलावा कई और शहरों के बारे में पूछा जाता है, जैसे अयोध्या भी चर्चे में रहा है। इसका किसने स्थापना किया था, तो आधुनिक फैजाबाद से कुछ ही दूरी पर सरयू नदी के किनारे पर यह स्थित है। और ये कौन सा, ये कौशल राज की राजधानी थी और भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी मानी जाती है। अमृतसर की बात करते हैं, ये भी चर्चे में रहा है, यहाँ पे सिखों का पवित्र तीर्थस्थल है, स्वर्ण मंदिर है जो है अमृतसर में, और इसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा कराया गया था। इंद्रप्रस्थ ये नई दिल्ली के निकट स्थित है, और महाभारत काल में कुरु राज्य की राजधानी रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राज्यसभा के पहले सभापति थे, ध्यान रखिए। इसके अलावा पूछा जाता है कि राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी, तो 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, और राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, ध्यान रखिए। और राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राज्यसभा के पहले उपसभापति थे डॉक्टर SV कृष्णमूर्ति राव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मैकमोहन लाइन जो है वो किन 2 देशों के बीच में है, यानी किन 2 देशों के बीच की रेखा है जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चाइना के बीच की रेखा है। भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये से पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड है बहुत ज्यादा। और ये भारत के किस राज्य में, ये भी पूछा जाता है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन लाइन। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में पूछा जाता है, जैसे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के एलओसी के बीच की रेखा है। देखिए इसे एलओसी के नाम दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। डूरंड लाइन, ये किसके बीच की रेखा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। और पल्क स्ट्रेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, अनुच्छेद 74 यानी 74। अब अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल जी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ 2021 के फरवरी तक की अपडेट। तो हमारे के वेणुगोपाल जी हमारे अटॉर्नी जनरल है। अब अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, ये कानूनी सलाह प्रोवाइड करता है केंद्र सरकार को। ध्यान रखिए, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके बारे में वर्णन है। ध्यान रखिए कि भारत का जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। नॉर्मली इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होता है। और के वेणुगोपाल जी भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो MC तलवार जी थे भारत के पहले न्यायवादी। और सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहने वाले न्यायवादी भी थे, कौन, MC तलवार जी। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ये टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। अब इसका नाम इंद्रधनुष क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें 7 तरह की वैक्सीनेशन दी जाती है, जिसमें मेजल्स, पोलियो, ठीक है, पेर्टुसिस, टेटनस, टीबी, डिप्थेरिया और हेपेटाइटिस बी, इसके इंजेक्शंस दी जाती हैं। 60 डिजीज का इंजेक्शन दिया जाता है, इसी कारण से इसका नाम रखा गया इंद्रधनुष। इसके अलावा बता दूं कि इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी टीकाकरण के लिए, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे टीकाकरण नहीं होती है। 7 रोगों के रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, बाद में कई और इसमें ऐड कर दिए गए। अभी कुल 12 रोगों की रोकथाम की जाती है। बाद में इसमें रूबेला, रोटावायरस और हेपेटाइटिस बी, पोलियो और हेमोफिलियस को भी ऐड कर दिया गया। यानी पहले 7 था, बाद में 5 को ऐड कर दिया गया, तो टोटल अभी 12 रोगों का इलाज किया जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि भारत का प्रथम इंजन रहित यानी इसे इंजन लेस ट्रेन कौन सा है, शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। इसके अलावा ये भी बताता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये कहां से कहां तक चली थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।